नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन टाइम्स में। इस चैनल में आपको मैथ्स प्रोवाइड कराई जाएगी, डिफेंस और एसएससी की। बेसिकली हमारा टारगेट डिफेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एसएससी भी आने वाले हैं। दोनों ही सेक्टर के लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अपने पहले सेक्शन यानी कि टॉप 25 क्वेश्चन फॉर डिफेंस यानी कि एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के का सेक्शन पहला स्टार्ट करते हैं। और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10 की पावर 5x का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो एक चीज़ इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपको 10 की पावर कुछ या कॉट की पावर कुछ मिलता है तो उस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि आप कॉट और 10 को सेक के टर्म्स में, सेक के मल्टीपल के टर्म्स में, और कॉट को कॉसेक के मल्टीपल्स के टर्म्स में ब्रेक करें। तो हम लोग जब 10 को सेक के मल्टीपल के टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग 10 स्क्वायर को ब्रेक करेंगे किस तरह। 10 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू हमारा क्या हो जाएगा 10 क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 10 क्यूब को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 10 क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा एक टर्म बन जाएगा इंटीग्रेशन का 10 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरा टर्म हमारा बन जाएगा माइनस का केवल 10 क्यूब एक्स। अब जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी एक्स होगा यानी कि पहला जो हमारा पार्ट है 10 क्यूब सेक स्क्वायर एक्स, इसमें हम लोग 10x को टी मानेंगे तो आ जाएगा डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, और इस सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर कट जाएगा। यानी कि बेसिकली हम लोगों ने 10x को टी माना था तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, जिसका इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 4/4। यानी कि हम लोगों ने 10 को टी माना था तो 10 की पावर 4/4, यानी कि हमारा ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन सही होगा। डिफेंस में अगर आप क्वेश्चन करने से ज़्यादा दिमाग को यूज़ करते हैं, क्विक माइंड यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। हम लोगों ने देखा हमारा दूसरा टर्म था माइनस का 10 क्यूब एक्स, माइनस का 10 क्यूब एक्स, यानी कि हमारा दूसरा टर्म माइनस में ही आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप इसको 10 क्यूब को फिर ब्रेक करेंगे। तो आप इसको ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x में। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जब आप इसको 10 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे फिर आप 10x को, दो इंटीग्रेशन पार्ट ब्रेक हो जाएगा, 10x इधर आएगा। अब जब आप सेक स्क्वायर इंटू 10x को का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x को टी मानेंगे तो फिर सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दो पार्ट बचेंगे। एक हमारा 10x को टी माना था, सेक स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 10x सेक स्क्वायर एक्स। इसका हमारा आ जाएगा टी बचेगा सिर्फ, क्योंकि 10x को टी मानेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में आएगा और उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी को हम लोग टी का इंटीग्रेशन करेंगे t2/2, और ये था हमारा टर्म माइनस में, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन इस तरह भी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कॉस 1230 का मतलब 1230 एंगल है। आपको एक चीज़ पता होगी कि एंगल अगर 360 के मल्टीपल में होता है तो वैल्यू तो मतलब नेग्लिजिबल होता है। ठीक, तो हम लोग उसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। जब हम लोग उसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो 360, 3 का 900, हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 150। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1230 सॉरी। अब 1230 को हमने इसके टर्म में ब्रेक कर लिया तो अब हम जानते हैं ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, यानी कि कॉस 150 बचेगा सिर्फ हमारे पास। तो कॉस 150 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30, और कॉस 180 माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो माइनस √3/2, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो मैं हिंदी बोलता जाऊँगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमें पता है ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, और नल सेट जो होता है उसको हम लोग नल सेट को सिर्फ दो तरह से लिखते हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इसमें बच्चों को रहता है कि ये क्या, ये भी नल सेट है, ये या ये, इनमें से कोई नल सेट नहीं होता। ठीक, नल सेट के सिर्फ दो नोटिफिकेशन होते हैं, हमेशा आप उनको याद रखें। दो तरह से नोटिफाई किया जाता है, एक तो आपका नल सेट फाई से लिखा जाता है या फिर आपका
ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है। ये इन दो के अलावा अगर धरती में कोई दूसरा सेट है तो वो नल नहीं है, ठीक। तो नल सेट के लिए अब हम लोग फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन से इसमें क्या हो जाएगा, ये नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है बीच में, इसमें भी एक एलिमेंट है और ये सेट नहीं, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ये आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपका आई की पावर 39 अपॉन प्लस 1 अपॉन आई की पावर 69। इसमें हम लोगों को पता है क्या, हम लोगों को पता है कि आई की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसको हम लोग आई की पावर 4 के टर्म्स में या आई की पावर 4 हाँ के टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे, या आपको पता होगा 4 से डिवाइड करने पावर में तो जितना बचता है, जितना शेष बचता है वही पावर लिखी जाती है, क्योंकि 4 वाला हर कॉम्बिनेशन 1 हो जाता है, ठीक। तो अब जब हम लोग 39 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 4 9 36 यानी कि आई क्यूब आपका बचेगा। और जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 69 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 69 अपॉन 4 यानी कि 4 एकम 4 4 सत्ते 28 यानी कि आपका आई बचेगा सिर्फ। तो आपका बचेगा आई क्यूब प्लस 1 अपॉन आई। और जब आप इसको ब्रेक आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई, ठीक। और इसको हम लोग मतलब इसमें हम लोग नीचे आई का मल्टीप्लाई कराएंगे और ऊपर आई का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आई, ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस आई, क्योंकि ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये ऊपर आई तो माइनस आई हो जाएगा। तो माइनस आई हमारे पास हो जाएगा -2i। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर इन AP, द रेशियो ऑफ द साइड्स इज। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइडें हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, भुजाएं, तो मतलब उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं। पहली बात तो ये तीनों ऑप्शन AP में भी नहीं हैं, जैसे कि ये ऑप्शन आपका AP में नहीं है, ठीक, इसको सही कॉम्बिनेशन नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग देखेंगे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी दो का के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर पहली साइड A है तो A² प्लस B² इज इक्वल टू C² होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? तो जब ये होना चाहिए तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमें थर्ड ऑप्शन में ही मिल रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 जो होता है इसका सम 25, वो 5 का रूट होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक। कोई दिक्कत? तो यानी कि हमारा ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, और ना आपकी ये राइट एंगल की, ना ये, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत? इसका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ GP आर इन। मतलब कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 7वां और 10वां पद किस टर्म मतलब क्या डिनोट करेगा, AP, GP या HP। तो हम लोग इसके जाहिर सी बात है सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि GP का nth टर्म क्या होता है। तो GP का nth टर्म होता है, अगर चौथा टर्म है तो AR³ हम लोग चौथे टर्म को लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब अगर 7वें टर्म की बात करी जा रही है, ये हमारा हो जाएगा T4 यानी कि चौथा टर्म, और हमारा T7 हो जाएगा, टर्म 7 हमारा हो जाएगा AR की पावर n-1 फार्मूला होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है AR की पावर n-1, AR की पावर n-1 फार्मूला होता है। तो हमारा जो 7th टर्म होगा वो हो जाएगा AR की पावर 6, और जो हमारा 10th टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा AR की पावर 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यानी कि हमारा पहला टर्म हो गया AR³, दूसरा टर्म हो गया AR की पावर 6 और तीसरा टर्म हो गया AR की पावर 9। तो यहाँ पर हमारा जो है R³ का हर टर्म में मल्टीप्लाई, ये हमारा AP नहीं है ना ही HP है, तो हम देख रहे हैं R² का हर टर्म R³ का हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि R³ जो है इसका कॉमन रेशियो है, R³ इसका जो है कॉमन रेशियो है, ठीक है ना। तो ये हमारा फिर से एक GP बन गई है, तो यानी कि 4th और अगर किसी GP का 4th और 7th और 10th टर्म है वो भी एक GP को ही डिनोट करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स xi प्लस 3j माइनस 7k एंड xi माइनस xj प्लस 4k इज एक्यूट देन x लाइज इन द इंटरवल। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये दो वेक्टर हैं जो जिनके बीच का कोण जो है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है,
तो एक्स का इंटरवल क्या होगा, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। आपको पता है कि अगर न्यून कोण जब बनता है किन्हीं दो वेक्टर के बीच में तो उनका डॉट यानी कि ए डॉट बी जो है इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज, मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यानी कि इन दोनों का डॉट जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, और डॉट के लिए हम इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा डॉट क्या बनेगा, ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -3x सेकेंड टर्म का, और जब के वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4×7=28 यानी कि -28। यहाँ तक कोई दिक्कत, इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब इन दोनों को हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे क्या मतलब सॉल्व करेंगे, तो एक टर्म हमारा बनेगा x-7 और दूसरा टर्म हमारा बनेगा x+4, x×x² x×7 - 7 हाँ ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। इन दो टर्म्स में हम लोग ब्रेक करेंगे यानी कि इसका जब हम लोग इसको ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे तो इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली ग्रेटर देन जीरो कर देंगे। अरे इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेते होंगे ना आप लोग, या इनइक्वलिटी सॉल्व करा देंगे। अगर आप लोग इस चैनल को अच्छा सपोर्ट करते हैं तो हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे और चैप्टर के ब्रीफ नॉलेज भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो इस इनइक्वलिटी के लिए x-7 की जब वैल्यू, तो x इज़ ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा x यानी कि इज़ ग्रेटर देन -4, यानी कि ये हमारा एक बना था x-7 यानी कि हम लोग 7 और x+4 -4 को छोड़कर 7 और -4 को छोड़कर सारे रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। तो यानी कि इसकी जो इंटरवल हो जाएगा, जो मतलब x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, यानी कि जो x की वैल्यू होगी यानी कि जो उस इनइक्वलिटी की डोमेन होगी वो हो जाएगी R-4 एंड 7। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, तो यानी कि ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 इज। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 पासे उछाले जाते हैं तो उनमें उनके मतलब आने वाले फलकों का योग 6 से कम हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आपको पता है जब 3 पासे उछाले जाते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स होते हैं 216। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, उसके टोटल आउटकम्स होते हैं 216, और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फेवरेबल निकाल लेते हैं। तो पहला आपका एक तो पॉसिबल होगा 1 1 1, एक पॉसिबल होगा 1 1 2, एक पॉसिबल होगा 1 1 3, एक होगा 1 2 1, और एक होगा 1 2 2, एक होगा 1 2 3, और एक होगा 3 1 1, और ये और एक आपका होगा 2 1 1। यानी कि आपको ये देखना है कि इसका सम 6 से छोटा हो, यानी कि 1 2 3 के अलावा हम कुछ ले नहीं सकते हैं, तो इसीलिए बस मैं उसके कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, 1 2 3 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। तो 2 1 1 के बाद आपके पास एक आएगा 1 3 1, और एक आपका बचा है 2 1 1। कोई दिक्कत, सॉरी 2 1 2, 2 1 1 हो चुका है। तो अब यानी कि ये आप इसको टोटल कर लीजिए, अब कोई नहीं बचा है शायद, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके फेवरेबल आउटकम है 10 और टोटल आउटकम है 216। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/108। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, यानी कि ये आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट x टेंस टू 3 x⁴ -81 अपॉन x -3। एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप एयरफोर्स का पेपर, बेसिकली अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिमिट के लिए सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल तैयार कर लें, बस इससे बाहर लिमिट नहीं आने वाली है, मतलब ज़्यादातर मोस्ट फेवरेबल। चलते हैं, अगर अब क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन है x⁴ -81 अपॉन x -3। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 3⁴ -81 अपॉन 3 -3, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही। जब ये होता है तो हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल से लगाते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आप ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर उसके बाद में लिमिट पुट कर दीजिए। तो हम लोग ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा 4x³
और जब नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 4 यानी कि 108। कोई दिक्कत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स आर टेकन आउट विद रिप्लेसमेंट। आप लोग ये चीज़ हमेशा याद रखें कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसको दूर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 14th कार्ड टेकन आउट इज़ एन एक्स। एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि जब भी कभी रिप्लेसमेंट से कोई चीज़ उठाते हैं, या जब भी कोई चीज़ रिप्लेसमेंट से, चलिए एक बार इसको पहले हिंदी बता देते हैं। फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड यानी कि ताश की एक गड्डी से अगर पत्ते निकाले जा रहे हैं, यानी कि और इस तरह निकाले जा रहे हैं कि एक निकालने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब वहीं रख दिया जाता है। तो जो 14वां पत्ता होगा उसके इक्के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि वो एक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक चीज़ आपको बता दें, जब कभी रिप्लेसमेंट होता है कार्ड्स का तो वही कार्ड, मतलब कि जो आपका फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी होगी, और जब आपने रिप्लेस कर दिया है तो टोटल कार्ड आपके कम तो होंगे नहीं, यानी कि टोटल आपके 52 ही रहेंगे। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी, जब आप एक कार्ड निकालेंगे तो उसके एक होने की प्रोबेबिलिटी 4 होती, तो एज इट इज़ आपके 14th कार्ड में भी फॉलो होगी, क्योंकि आप कार्ड रिप्लेस कर रहे हैं तो आपके जो टोटल आउटकम्स हैं वो नहीं कम होंगे। और फेवरेबल आपके, क्योंकि आपने कोई भी एक रिप्लेस नहीं किया इसलिए फेवरेबल आपके वही रहेंगे, यानी कि जो जितने एक होते हैं उसमें। तो 4 को जब हम लोग 52 से डिवाइड करेंगे तो वही अपनी पुरानी प्रोबेबिलिटी 1/13। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर आपको किसी भी प्रकार किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं चैप्टर वाइज भी वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, द टू पैराबोलाज y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4ay इंटरसेक्ट्स। चलिए अगर क्वेश्चन की हिंदी की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो परवलय हैं y² और 4ax और दूसरा है x² बराबर 4ay, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार की आवाज़ में दिक्कत समझ में आ रही है, हिचकिचाहट समझ में आ रही, तो अभी ये मेरा पहला वीडियो है। मैं टीचर हूँ, कल्याणपुर में पढ़ाता भी हूँ, कल्याणपुर कानपुर। तो अब मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आप मेरा साथ देंगे तो आगे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द टू पैराबोला। इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग दोनों पैराबोला ड्रॉ कर लें, नॉर्मल सी बात है। पहले ऑप्शन एक बार पढ़ लें। एट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये कह रहा है सिर्फ ओरिजिन में, दूसरा देखते हैं सिर्फ ओरिजिन में इंटरसेक्ट करेगा। चौथा कह रहा है सिर्फ एक इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, और तीसरा कह रहा है एट 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि ये और ये कह रहा है कि एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ये कह रहा है 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। चलिए अब बात करते हैं, दोनों पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमारा y² इज इक्वल टू जो 4ax होता है वो हमारा हमें भी पता है कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, और जो हमारा x² इज इक्वल टू 4ay होता है वो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। और हम सबको पता है कि कोई भी दो पैराबोला जो मतलब ऊपर नीचे, यानी कि एक y एक्सिस का और एक x एक्सिस का हो, वो सिर्फ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ना एक पर और ना ही 3 पर। जब वो आमने सामने के मतलब एक्सिस के हों, यानी कि x y एक्सिस के हों। अगर दोनों इस तरह बनेंगे तब वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो ओरिजिन वाला होता है। लेकिन हम लोग दोनों पैराबोला जब ड्रॉ करेंगे तो एक हमारा ये और एक ये दोनों पैराबोला 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और आपको पता है ये जो पॉइंट होती है क्रॉस वाली, वो ऑलवेज वो लाइन होती है 2 पॉइंट्स, मतलब वो लाइन y इक्वल टू x होती है, और इसी लाइन पर 2 जगह वो इंटरसेक्ट करेंगे पैराबोला। तो ये हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 आर 10, 19 एंड 10, 26, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि हिंदी बुक की बात करें तो यदि इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं 10, 19 और 10, 26, तो इनमें से निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं। ये हमारा ऑप्शन पी क्यू के टर्म्स में है, यानी कि अगर आपसे रूट्स की बात करी जाए तो हमेशा उनका योग, और ये हम देख भी रहे हैं कि इनके योग और मल्टीपल में कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो हम लोग योग और मल्टीपल का ट्राई अगर करें तो क्या होता है, 10, 19, हमारे जो दो रूट हैं वो क्या क्या हैं, हमारे दो रूट हैं 10, 19 प्लस 10, 26, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी p, और 10, 19 इंटू 10, 26,
इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी -q। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग लिखते हैं क्या, 10, क्योंकि हमें 10a + 10b और 10a × 10b मिला है, तो ये किस फॉर्मूले में आता है, ये आता है 10a + b। 10a + b क्या होता है, 10a + 10b, यानी कि 1026 + 1019 अपॉन 1 - 1026 × 1019। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग जब 10a + b यानी कि 1019 + 26 की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा 45 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 = ऊपर था हमारा 10a + 10b जिसका मान हमारा मतलब दोनों रूट्स का सम p होता है, तो ऊपर हमारा p हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस दोनों का मल्टीपल होता है -q यानी कि +q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 1 + q = p, यानी कि p - q = 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपका एनडीए का क्वेश्चन था, 2018 के एनडीए के पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। तो यानी कि इसका ये p - q = 1, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही, ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट सेशन में बताना, और जो इसका सबसे पहले जवाब सही देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जुट जाइए जल्दी से, इसको सॉल्व करके कमेंट सेशन में इसका आंसर दें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ NC10 = NC14 देन n = क्या है। तो मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन का एक रूल होता है कि इफ़ NCR और = NCP है, कुछ भी मान लेते हैं, तो या तो P = R होगा, यानी कि R = P होगा, या फिर R + P = N होगा। ये कॉम्बिनेशन का एक रूल है, इसको आप ध्यान में रखें हमेशा। तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर R और P यानी कि जो NC के साथ है वो बराबर तो है नहीं, तो यानी कि जो हमारी N की वैल्यू अगर ये बराबर होता, दो ही केस में बराबर हो सकता है, या तो ये बराबर हो और या फिर इनका दोनों का जो सम है वो n के बराबर हो। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर तो हैं नहीं, तो इनका सम जो है वो n के बराबर होगा, यानी कि 10 + 14 = n। तो यानी कि यहाँ पर n = 24 हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको, अगर आपको बता चुके हैं कई बार कि अगर आपको फुल वीडियो देखना है, फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट पता करना है, तो उसके लिए आप सपोर्ट करें चैनल को, आपको जल्दी हर चैप्टर का ब्रीफ रिव्यू समझाया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP दिस विल गिव द सम 0, यानी कि कितने टर्मों का सम, यानी कि हिंदी अगर बात करें तो कितने टर्म इस AP के जोड़े जाएं कि इस AP का जो है सम 0 हो जाए। तो आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको AP के सम का फॉर्मूला पता होगा। AP का सम होता है यानी कि SN होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 ब्रैकेट में × d। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको। ये होता है फॉर्मूला। आपको n की वैल्यू निकालनी, SN वो 0 बोल रहा है, यानी कि सम 0 हो जाए, तो 0 = n/2, 2a आपका 21 है, तो 21 × 2 = 42, 42 प्लस ब्रैकेट में n-1 × d आपका कितना है -3। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब आपको बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, और n का जो रिलेशन, फिर n/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत इसमें। तो इसको सॉल्व करने में आप पाएंगे कि जो आपका वो n क्वेश्चन मतलब इक्वेशन आपकी बनी थी n/2, 42 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में n-1 × 3, आप 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका = 0 था, तो ये आपका उधर डिवाइड में हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो 0 = 42 प्लस इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3n - 3, सॉरी -3 था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3n + 3। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 45 - 3n। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब आपका था 0 = 45 - 3n, यहाँ से आपका n = 15 आ जाएगा।
कोई दिक्कत, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000 विच आर डिविजिबल बाई 5 विद नो डिजिट रिपीटेड इज। मतलब क्वेश्चन की हिंदी अगर जाने तो वो संख्याएं ज्ञात करें जो 6000 और 7000 के बीच में हैं और 5 से विभाजित हैं और कोई भी डिजिट इनकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। चलते हैं, ट्राई कीजिए आप लोग। चलते हैं इसको। देखिए ये आपका क्वेश्चन चॉइस फिलिंग से होगा, यानी कि हमें 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसका कि पहला डिजिट क्या पॉसिबल हो सकता है। पहला डिजिट तो 6 फिक्स है, यानी कि 6, अगर 7000 और 6000 के बीच की कोई संख्या है तो उसमें 6 तो आना पक्का है, यानी कि एक डिजिट तो फिक्स हो गई, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक, अब चलते हैं इन 3 डिजिट में क्या हो सकता है। 5 से डिविजिबल है, यानी कि पीछे वाले के पास 2 ऑप्शन है कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 5 होगा। कोई दिक्कत। अब जब 2 में से कोई एक इसमें फिल हो जाएगा तो अब हमारे पास कुल 9 अंक होते हैं, तो एक फिल यहाँ पर हो जाएगा, एक फिल यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारे पास यानी कि कुल 10 अंक होते हैं। एक यहाँ पर फिल हो जाएगा, एक यहाँ पर फिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंक बचेंगे 8। तो इसमें हम लोग 8 में से कोई भी रख सकते हैं, और इसमें हम लोग जब एक रख देंगे तो बचेंगे 7। तो यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि 56 इंटू 2, यानी कि 112। कोई दिक्कत। ये चॉइस फिलिंग का क्वेश्चन है। अगर आपको फिर बता रहे हैं, अगर आपको चैप्टर वाइज ब्रीफ रिव्यू चाहिए क्वेश्चंस का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छा बैकअप मिलता है तो मैं आपको हर चैप्टर का ब्रीफ रिव्यू भी दूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। घात और कोटि पूछी गई है हिंदी में। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात और कोटि क्या होगी। तो हमें पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, यानी कि जो अधिकतम अवकल गुणांक होता है, वही उसका ऑर्डर होता है। और डिग्री क्या होती है, जो अधिकतम अवकल, यानी कि ये इसका मैक्सिमम अवकल गुणांक जो है वो, यानी कि इसका जो मैक्सिमम जितनी बार इसका अवकलन किया गया है वो d2i/dx2 है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। और डिग्री के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होती है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि जो पावर होती है वो उसमें कोई भी भिन्न नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो फ्रैक्शन लेस होनी चाहिए इक्वेशन। तो अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हमारी जो फ्रैक्शन लेस हो जाएगी और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, 2 है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी, यानी कि ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा हो तो आप कमेंट सेशन में, जो भी कमी बेसी लग रहा हो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, तो मैं उसको, ताकि मैं उसको अगले वीडियोस में रेक्टिफाई कर सकूं। ठीक है ना। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy/dx याद करना बहुत ईजी होता है। आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और जिसको लेट करें उसका मल्टीपल में करते जाइए। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस पूरे को लेट कर लेंगे तभी कर पाएंगे, तो यानी कि e की पावर x मानेंगे, यानी कि e की पावर x, और e की पावर x का होता है e की पावर x, यानी कि पहला स्टेप हमारा ये होगा, यानी कि e की पावर रूट कॉट x, और जिसको मानते हैं उसका मल्टीपल में करते हैं। तो हमने रूट कॉस एक्स को माना था, रूट कॉट एक्स को माना था, तो रूट कॉट एक्स का मल्टीपल में करेंगे। अब हम लोग रूट कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग इसका डी डी एक्स करेंगे इनटू में, तो इसका डी डी एक्स क्या हो जाएगा। अब हम लोग इसको पूरे को टी मान लेंगे, अंदर वाले को, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो यानी कि इसका हो जाएगा e की पावर रूट कॉट एक्स और 1/2 रूट कॉट एक्स। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कॉट एक्स का हम लोग फिर मल्टीपल में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको टी माना था, अब हम लोग इसका फिर मल्टीपल में करेंगे, तो e की पावर कॉट एक्स, e की पावर रूट कॉट एक्स इंटू 1/2 रूट कॉट एक्स इंटू आ जाएगा माइनस, जब कॉट एक्स का करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये तीनों चीज़ें मल्टीपल में हमें दिख रही हैं, इसमें तो अपॉन वाला नहीं आ रहा है, इसमें
हमारा कॉसेक नहीं आ रहा। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें दिख रही हैं, यानी कि ये बी ऑप्शन आपका सही, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। इसमें आप लोग ये लेट करने वाले क्वेश्चन हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन है इनवर्स का। आप इसमें सिर्फ लेट करें तो हम लोग जानते हैं कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक चीज़ आपको बेसिकली बता दें क्वेश्चन के लिए, इस तरह क्वेश्चन का जो सबसे अच्छा फंडा है वो ये कि अगर आपका बाहर इन्वर्स है तो आपको अंदर उसी का बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर कॉस है यहाँ पर तो अंदर कॉस ही बनाना पड़ेगा। तो इससे हम लोगों को अंदाज लग जाती है कि फार्मूला क्या बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स को मानेंगे टेन थीटा, तब हमारा ये कॉस टू थीटा हो जाएगा अंदर, क्योंकि ये टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा हो जाएगा और बाहर हमारा क्या है कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स से ये कॉस कट जाएगा, यानी कि टू थीटा बचेगा। और थीटा हम लोगों ने क्या माना था, थीटा की यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे जो कि टेन इनवर्स एक्स है, यानी कि टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, यानी कि ये सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एम माइनस, इसमें क्या होता है इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह हल करते हैं। तो इसमें हमें चूँकि n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम लोग इसमें m को नेगलेक्ट करेंगे, यानी कि m को कैंसिल आउट करेंगे। और इसमें अब हम लोग m को कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे पूरी इक्वेशन में। तो जब पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर 2m और -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, और मैट्रिक्स में किसी अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 और -4 6 और 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। और अब हम इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को लेस कर देंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जस्ट ऐड कर देंगे, जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -n इज इक्वल टू में क्या करेंगे हम लोग इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे तो -2 और टू और माइनस माइनस +2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4 और -2 यानी कि माइनस का 6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 यानी कि यहाँ पर +6 -3 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 3 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये -n था तो हम लोग n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें माइनस का जस्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -4 +6 और -3 ये हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है जस्ट सेकंड ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ABCD बी द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ़ दे आर कॉनसाइक्लिक देन द वैल्यू ऑफ cos A cos B cos C एंड cos D इस, मतलब इसकी हिंदी है, मान लें कि ABCD एक चतुर्भुज के कोण है, यदि वे चक्रीय चतुर्भुज हैं, चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का मान क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल लगेगा क्या कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी लगेगा और इसमें ये भी लगेगा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके आमने सामने के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। कोई दिक्कत, तो अगर हम इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने, तो जस्ट हमारा A प्लस C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा और A B प्लस D इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि हम लोग A को हम लोग 180 माइनस ए भी लिख सकते हैं, सॉरी C को हम लोग 180 माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। और जब हम लोग C को 180 माइनस ए लिख सकते हैं तो हम लोग अब लिखेंगे cos A प्लस cos 180 माइनस ए, ये हमारा cos C लिखा है 180 माइनस ए, ये हमारा cos C हो जाएगा। और इसी प्रकार लिखेंगे cos B प्लस cos 180 माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमारा cos D की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, चूँकि B प्लस D इज इक्वल टू 180 है तो 180 माइनस बी कर देंगे, वो हमारा D हो जाएगा। तो ये cos D है, ये cos A मतलब C है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमारा क्या cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी कि इसको हम लोग माइनस cos A जब लिखेंगे तो cos A माइनस और प्लस cos A कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर इसको माइनस cos B लिखेंगे तो माइनस cos B और प्लस cos B कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल 0 आएगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, एंड देन जब ना आए तो फिर इसका सॉल्यूशन देखिए।
इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे एकदम नॉर्मल मेथड से। और वो मेथड क्या होता है, जब डिफ्रेंशिएशन किसी चीज़ का करते हैं तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, पूरे अंदर को टी मान लेंगे, तो लॉग टी का होता है 1/t, यानी कि 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1। और नॉर्मल जो चीज़ टी थी उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन जब मल्टीपल में करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 1, और प्लस उसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1। और एक्स स्क्वायर -1 का जब करेंगे तो 2x ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1। और नेक्स्ट टर्म हमारा बचेगा प्लस में 1 और x अपॉन, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल टर्म बनेगा वो बनेगा, चूँकि हमारे पास ब्रैकेट में था क्या, ब्रैकेट में था 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर +1, यानी कि ये जो 2 आया था मल्टीपल में वो यहाँ वाले 2x से कैंसिल आउट हो गया था। अब जब हम लोग इसको सॉल्व, और इसके मल्टीपल में ऊपर वो वाला टर्म था 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस ही था। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये यानी कि हमारा जो ये टर्म बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस -1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी कि हमारा जो ओरिजिनल टर्म बचेगा वो बचेगा 1/रूट एक्स स्क्वायर -1, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप नॉर्मल लगाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आपको पता है, ये जो हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, यानी कि इकाई के घनमूल होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक रिलेशन पता होगा, वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग जब माइनस ओमेगा का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसमें हम लोग -2 ओमेगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। इस ब्रैकेट में हम लोग -2 ओमेगा लिख सकते हैं, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा की पावर 4 है, तो ओमेगा की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है 1, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर की जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 प्लस ओमेगा होती, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, तो यानी कि इसको पूरे को हम लोग लिख सकते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि अब हम लोगों का जो टर्म बना वो एक बना -2 ओमेगा पहला, और मल्टीपल में आया -2 ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमारा जो तीसरा टर्म है ये भी हमारा उसी तरह बनेगा 2 ओमेगा और -2 ओमेगा, और जस्ट फोर्थ टर्म हमारा बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, अगर इसी कॉम्बिनेशन में बनता रहा तो। बस हमारा हर टर्म हर दो इस कॉम्बिनेशन में बनेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि हमारा बचेगा 4 ओमेगा क्यूब। और जो 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है, दूसरा रिलेशन होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, वो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको। अब आपका जो सिर्फ टर्म क्या बचेगा वो हो जाएगा 4 × 4 × 4 आपका आएगा, चूँकि ये n तक गया है इसलिए आपका 2 की पावर मतलब 4 की पावर n तक ये मल्टीप्लाई, ये आपको nth टर्म तक बोला गया था, 2n फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब ये आपका 4 की पावर n हो जाएगा, तो हम लोग इसको 2 की पावर 2n के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू x एंड पासिस थ्रू 3,2। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है, ये आपका NDA 2018 में ये भी आ चुका है। बहुत ही एक चीज़ होती है, अगर आप डिफेंस के क्वेश्चन को बहुत नॉर्मल वे से उठाते हैं, आराम से सिर्फ ब्रेन यूज़ करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा लगाते नहीं, ज़्यादा पेन पेपर नहीं यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन वेरी नॉर्मल, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है, हिंदी देखते हैं कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जो मतलब
इसके परपेंडिकुलर है और इससे पास होती, तो इससे पास होती तो जाहिर सी बात है 3,2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो 3,2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। ठीक, अब एक चीज़ और देखते हैं, आपको बता दें कि अगर कोई परपेंडिकुलर और कोई लाइन है तो जो लाइन की जो y=mx यानी कि जो उसकी प्रवणता होती है वो, यानी कि जो उसकी प्रवणता होती है उसको 1/-m लिख दें तो वो परपेंडिकुलर की प्रवणता हो जाती है। ठीक है ना, अभिलंब की प्रवणता हो जाती है। अब चूंकि ये अभिलंब की प्रवणता दी गई, प्रवणता स्लोप को कहते हैं, तो यानी कि ये हमारा अगर परपेंडिकुलर दिया गया है तो अगर इसकी प्रवणता +1 है तो स्ट्रेट लाइन के का जो स्लोप होगा वो -1 हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y=mx + c के टर्म में चेंज करेंगे और हमारे ये दो ऑप्शन ही हमने सही पाए थे। अब जब इसको हमें चाहिए -x होना चाहिए, इसमें y=-x हो नहीं रहा है, इसमें y=-x हो रहा है, यानी कि अगर ये जो है हमारा परपेंडिकुलर है तो यही हमारी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। तो इस तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा लॉग का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले आप लोग ट्राई करिए और फिर वीडियो को चलाकर तब फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होगा कि अगर ये जो चीज़ यहाँ पर होती है, अगर इसकी पावर इक्वल टू वाला हो जाता है तो यानी कि लॉग, अगर आपका क्वेश्चन ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा, लॉग ax है अगर और इक्वल टू में b है तो x = हमारा a⁻b हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन लगेगा तो अब हमारा क्या हो जाएगा, √8 की पावर 10/3। अब हम लोग √8 को ब्रेक कर सकते हैं 4 × √2 में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3/2, 2⁻3/2 की होल पावर 10/3। दरअसल हमको इसको ऊपर 3 में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये इधर 3 है ना, और हमें फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए ईजिली सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह ब्रेक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, घात के ऊपर अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2/10/2 यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट जब करेंगे तो 2⁵ आ जाएगा बेसिकली, और जिसकी वैल्यू आपकी 32 होती है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A 32। कोई दिक्कत? अब ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसके तुरंत बाद आपके लिए आएंगे SSC के टॉप 25 क्वेश्चंस एंड देन टॉप GS फैक्ट्स आएंगे। टॉप GS के फैक्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।